पार्टनरशिप में बिजनेस कैसे शुरू करें। दो पार्टनर में जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो जो मुआहदा होता है इसको सुन्नत नबवी के तरीक़े पर किस तरह तय करेंगे, जो शराइत वग़ैरह लिखनी होती हैं इसका तरीक़ाकार बता दें कि किस तरह मुआहदा लिखना चाहिए। मोहम्मद साद सूरह बकरा की सबसे तवील आयत में अल्लाह ने माली मामलात को लिखने का तरीक़ा बताया। उसका सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अपना नाम लिखा जाए, ये लिखा जाए कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ साहब बिन फ़लाँ साहब ने फ़लाँ आदमी को इतने पैसे दिए हैं, इस शर्त के साथ कि उनकी भी इतनी इन्वेस्टमेंट है और इन दोनों इन्वेस्टमेंट से जो बिज़नेस होगा उसमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की इतनी परसेंटेज फ़लाँ को मिलेगी, इतनी परसेंटेज फ़लाँ को मिलेगी। और इसमें काम कौन कौन करेगा ये भी वाज़े कर दें कि एक आदमी काम, तीन सूरतें होती हैं, दोनों काम करेंगे बिज़नेस के लिए, या एक काम करेगा और दूसरे के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली जाए, उसको इजाज़त है, करे ना करे उसकी मर्ज़ी है, या ये कि उसके बारे में ये लिख दिया जाए कि वो नहीं करेगा, क्योंकि सबके हुक्म फिर अलग अलग है, तो ये बात भी डिफ़ाइन कर दी जाए। या एक तरफ से पैसा हो, दूसरी तरफ से पैसा ना हो बल्कि सिर्फ काम हो, तो ये लिख दिया जाए भाई एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक सिर्फ इन्वेस्टर है, दूसरा वर्क करेगा। तो ये सारी शर्तें जितनी भी मुमकिन शराइत हैं वो लिखी जाएँ और दोनों में से हर एक को हर वक्त मुआहदा ख़त्म करने का इख्तियार है या नहीं है। नहीं है तो फिर ये कब तक मुआहदा, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, एक एक चीज़ को डिटेल से लिखा जाए। तो लिखने के बाद 2 गवाह भी हों, वो इस पर दस्तखत करें। तो इस तरह से एक एक चीज़ को लिख लें आप लोग और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। थोड़े दिन बाद आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब मेरा पार्टनर पैसे लेके भाग गया है और वो स्टैम्प पेपर पे मेरे 3-4 अंगूठे लगे हुए हैं, वो भी लेके भाग गया है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है भाई, किसी को पैसे पकड़ा के बिज़नेस करना, अपनी ज़िम्मेदारी पे करें। अब मैंने तो आपको सिर्फ शरई तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसा शायद कोई 1-8% सही हो, वरना ऐसा ही होता है कि वो कागज़ जो है ना, जैसे वो सब्ज़ी वाला मुझसे पैसे लेके भागा था तो स्टैम्प पेपर पे मैंने सारी चीज़ें, शर्तें लिखी हुई थी, तो उसमें मेरे अंगूठे भी थे, उसके अंगूठे भी थे, तो मैंने 4 साल उसके अंगूठे संभाल के रखे। उसके बाद मैंने अपने अंगूठों समेत उसके अंगूठे भी फाड़ दिए। तो कोई भी नहीं मिलता आपको, ना अदालत से ले सकते हैं आप। हर रकत में हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही कहना क्या सही है? क्या फ़र्ज़, सुन्नत और नफ़ल की हर रकत में रुकू से उठकर रब्बना लकल हम्द कहने के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन पढ़ना ठीक है? बिनते इसहाक़ रावलपिंडी से। जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि ज़्यादा बाइस सवाब है। ये सिर्फ रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही ये भी कह सकते हैं। घर के मुश्तरक पैसों में ज़कात का तरीक़ा। मैं वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, मेरे अब्बू फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। मेरी अम्मी की अच्छी पेंशन भी है और बीवी भी टीचर है। मैं घर का वाहिद इंचार्ज हूँ। सुबहान अल्लाह, वाहिद घर का इंचार्ज हमेशा एक ही होता है, 4-8 नहीं होते मेरे भाई। वो घर नहीं, फिर वो तो एक यूँ समझें कि वो एक मुतनाज़ इलाक़ा बन जाएगा। घर का निज़ाम इकट्ठे चल रहा है, इन इकट्ठे पैसों पे ज़कात का क्या तरीक़ा होगा? फ़रहान लकी मरवत से। देखें, घर की आमदन मुश्तरक आ रही है तो किसी बंदे के हाथ में आती होगी ना, वो उससे सामान लाता होगा, चीज़ें लाता होगा। तो करना ये है कि जो ज़कात, जो बंदे की जिस वक्त ज़कात फ़र्ज़ होती है, जो ज़कात का एक निसाब है, मेरा एक ऑडियो बयान यूट्यूब पे मौजूद है बहुत पुराना, ज़कात के मसाइल। तो जब भी जो साहिब निसाब बना ना, जैसे आपकी वाइफ कमाती हैं तो उनके पास इतने पैसे जमा हो गए जिस दिन कि वो साहिब निसाब बन गई, तो वो तारीख़ उनकी फ़र्ज़ हो जाएगी, अगले साल उसी तारीख़ पे उन्होंने ज़कात निकालनी है। या आपके पास इतने पैसे जिस दिन जमा हो गए, जो कुछ मुश्तरक ख़रीद लिया घर में खाने पीने का, उस पर ज़कात नहीं होगी। करेंसी पे ज़कात होती है, या सोने चांदी पे होती है, या तिजारती माल, यानी वो चीज़ जो बेचने के लिए आपने ख़रीदी है। तो बेचने के लिए अगर मुश्तरक पैसों से ख़रीदी है तो सबका मुश्तरक समझा जाएगा, उसमें देखा जाए कि भाई किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये नहीं पता चल रहा तो सबकी बराबर समझी जाएगी, तो उसमें सबकी ज़कात बराबर होगी। और अगर कैश की सूरत में पड़ा हुआ है तो आपके पास कुल कैश कितना है, सब मिक्स हो गया है, तो जिसकी जेब में जो जो कैश है वो उसकी ज़कात दे दे अगर साहिब निसाब है। और जो मुश्तरक पेंट में आपके पड़े हुए हैं, बटवे में पड़े हुए हैं, या अकाउंट में पड़े हुए हैं मुश्तरक पैसे, तो अगर सबका हिसाब अलग अलग पता है कि इसमें बेगम के इतने, आपके इतने हैं, तो उस हिसाब से हर एक अपना 2.5% दे दे। और अगर पता ही नहीं चल रहा तो फिर सबके बराबर समझे जाएंगे।
फिर पूरे सरमाए पर 2.5% दे देंगे तो सबकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन ज़कात देने से पहले उनको बताना ज़रूरी है। मस्जिद में गुंबद बनवाने का हुक्म, क्या मस्जिद में गुंबद बनवाना ज़रूरी है या बग़ैर गुंबद के भी मस्जिद हो सकती है? बग़ैर गुंबद के भी मस्जिद हो सकती है, कोई लाजमी नहीं है गुंबद बनवाना। नमाज फ़र्ज़ होने की उम्र क्या है? नमाज सख्ती से किस उम्र में फ़र्ज़ है? मैंने 16 साल की उम्र में नमाज़ शुरू की थी, इस वक्त से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या इससे पहले की नमाज़ें मुझ पर फ़र्ज़ होंगी या नहीं? देखें, हदीस में आता है बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको नमाज पे मारो, सख्ती करो उस पर। तो 10 साल की उम्र में तो बच्चे को नमाज का आदी बनाना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है और बच्चे को भी चाहिए कि वो आदत डाले। लेकिन मुकम्मल फ़र्ज़ होगी जब बच्चा बालिग़ हो जाएगा, और बालिग़ होने की पहली अलामत है जब नाइट फॉल हो जाए, फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा एहतलाम हो जाए। तो आम तौर पर 16 साल भी नहीं होता, आजकल ये 14 साल की उम्र में लड़का बालिग़ हो जाता है और लड़की 13 साल में बालिग़ हो जाती है, लड़की को जब पहली दफ़ा मेंसेस आना शुरू हो जाए। तो आप देखें कि आपको फ़र्स्ट टाइम नाइट फॉल कब हुआ था, एक अंदाज़ा लगाएं, तो उस हिसाब से आपकी नमाज़ें आप पर फ़र्ज़ हैं। एक अंदाज़ा ही होगा, ज़ाहिर अब यकीनी तो नहीं हो सकता, तो एहतियात पर अमल कर लें। और अगर नहीं हुआ था आपको नाइट फॉल तो फिर 15 साल के जब आप हुए थे उस वक्त बहरहाल फिर आप बालिग़ समझे जाएंगे, और 15 साल ये इस्लामी लिहाज से ही, अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को जगह किराए पर देना, मुफ्ती साहब ने कहा था कि हम बैंक से किराया ले सकते हैं क्योंकि बैंक अपनी सूदी अर्निंग अलहदा से नहीं रखता। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी की को जगह किराए पर दें तो इससे भी क्या किराया ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर बहरहाल ना बैंक को जगह देना अफजल है ना इंश्योरेंस कंपनी को जगह देना बेहतर है। मकरू बहरहाल है ये अमल। अलबत्ता वो अर्निंग हराम इसलिए नहीं होगी कि ये क्योंकि एक ऑफिस है ना, कोई मकान जब आप किसी को देते हैं तो आप उसे इस्तेमाल के लिए देते हैं, तो उसमें उसका नाजायज़ अमल करना ये उसका अपना ज़ाती अमल है। वो चीज़ इसलिए नहीं बनी है कि वो नाजायज़ ही के लिए इस्तेमाल हो। जैसे एक बाजा आपने किसी को बेचा, वो तो बाजा है ही गुनाह के लिए, तो उसकी तो अर्निंग ही हराम होगी। लेकिन आपने कोई ऐसी चीज़ बेच दी जो हराम में भी इस्तेमाल हो सकती है, हलाल में भी इस्तेमाल हो सकती है, तो उसकी अर्निंग या उसका किराया जायज़ होगा। उस बंदे का उसको गलत चीज़ में इस्तेमाल करना ये उसका अपना अमल है। तो इसी तरह बैंक को जब कोई इमारत किराए पर दी जाती है या इंश्योरेंस कंपनी को दी जाती है तो इमारत बज़ाते ख़ुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें बैंकिंग के अलावा कोई काम ही ना हो सके। तो उसमें किसी कंपनी का बैंकिंग के लिए काम करना या इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करना ये नाजायज़ हराम है, लेकिन ये उसका अपना अमल है। तो आपने जगह उनको दिए इस्तेमाल के लिए तो इस जगह के किराया आपके लिए जायज़ होगा, लेकिन बहरहाल ये बेहतर नहीं है, इससे इज्तिनाब करना ही बेहतर है।